हेलो फ्रेंड्स, legalbuzz.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम CPC को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी क्रम में आज कुछ नया सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑर्डर 11। CPC का ऑर्डर 11 और सेक्शन 30। जो सेक्शन 30 और ऑर्डर 11 जो है प्रकटीकरण और निरीक्षण की बात करते हैं कि किस प्रकार से किन्हीं चीज़ों का प्रकटीकरण किया जाएगा न्यायालय के समक्ष, या न्यायालय द्वारा किस प्रकार से निरीक्षण किया जाएगा। तो इन सभी की प्रक्रिया जो है सेक्शन 30 और ऑर्डर 11 में बताई गई है। तो इन्हीं को हम क्रम वाइज जानेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकटीकरण होता क्या है। तो प्रकटीकरण ऐसे सभी सारवान फैक्ट्स हैं जिन्हें किसी मामले का गठन होता है। यानी प्रकटीकरण क्या है? सारवान तथ्य हैं जिससे किसी मामले का गठन किया जाता है। यानी ये किसी मामले को गठित करते हैं। यानी ये ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो किसी मामले को गठित करते हैं और यही प्रकटीकरण कहलाता है। यानी किसी मामले का गठन करने वाले फैक्ट्स जो विरोधी पक्षकार के मामले का समाधान करने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी ये ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो किसी मामले का गठन करते हैं और जो विरोधी पक्षकार है उसको क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसका समाधान करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें होती है जो प्रकटीकरण कहलाती है। तो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज कह दी कि सभी सारवान फैक्ट्स जो किसी मामले को गठित करते हैं और विरोधी जो पक्षकार है उसके मामले का समाधान करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं, तो वह प्रकटीकरण कहलाते हैं। तो ये प्रकटीकरण है जो हम ऑर्डर 11 और सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि प्रकटीकरण ऐसे फैक्ट्स जो किसी मामले का गठन करते हैं, जो विरोधी पक्षकार है उसके मामले को समाधान करने के लिए आवश्यक है। तो आगे चलते हैं। अब सेक्शन 30 के अनुसार न्यायालय द्वारा विहित की गई शर्तों और परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए किसी भी समय स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर आदेश दे सकता है। अब यहाँ पर सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग जो कोर्ट है वह या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर, यानी स्वप्रेरणा से भी ले सकता है और पक्षकार के आवेदन पर भी कर सकता है, किसी शर्तों और परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए। यानी कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए और परिसीमा जो विधि है उसके अधीन रहते हुए वह निम्न जो है आदेश दे सकता है। क्या आदेश दे सकता है? कुछ आदेश दे सकता है। इसमें कंडीशन बताई गई है पक्षकार के आवेदन पर। यानी न्यायालय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार है उसके आवेदन पर शर्तों और परिसीमा के अधीन रहते हुए कुछ आदेश दे सकता है। अब जानिए वो क्या आदेश है। तो यह आदेश ये है कि पहला आदेश है जो परिप्रश्नों के परिधान उत्तर देने और दस्तावेजों तथ्यों की स्वीकृति जो है उसके संबंध में साक्ष्य पेश किए जाने योग्य भौतिक पदार्थों का प्रकटीकरण किया जाए, निरीक्षण पेश किए जाए, परिबद्ध किए जाने के लिए आवश्यक युक्ति। तो अब दस्तावेजों को पेश किए जाने के बारे में बात की गई कि दस्तावेज या कुछ तथ्य हैं उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, उनका परिधान किया जाए, उनका उत्तर देने और दस्तावेज तथ्यों की स्वीकृति, साक्ष्य में कोई भौतिक पदार्थ है उनके प्रकटीकरण, निरीक्षण पेश किए जाने, परिबद्ध किए जाने के लिए जो आवश्यक हैं उन चीज़ों को न्यायालय के समक्ष आप पेश करें। तो ये सब चीज़ें किसके आवेदन पर होगी? या तो न्यायालय स्वप्रेरणा से भी ले सकता है, उसे लगता है कि किसी मामले में अति आवश्यक है इन चीज़ों का पेश किया जाना जो विवादक विस्तृत करने के लिए आवश्यक है। तो या फिर पक्षकार ने अगर आवेदन किया है तो शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए न्यायालय आदेश देगा कि ऐसे दस्तावेज तथ्य जो पेश किए जाने आवश्यक है या भौतिक पदार्थ जिनका प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है या उनका निरीक्षण जो है किया जाना आवश्यक है न्यायालय द्वारा वाद की आगे की कार्रवाई करने के लिए, या उनको परिबद्ध किया जाना है, तो इस तरह से उनको न्यायालय में अगर पेश किया जाना है तो उसके लिए न्यायालय यह आदेश दे सकता है। तो ये सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग बताया गया है। उसी तरह से सेकंड चीज़ ये बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति के नाम हाजिरी या साक्ष्य पेश करने के लिए समन निकालने का आदेश दे सकता है। अब व्यक्तियों को समन भी भेजा जा सकता है। क्यों?
क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी या जो साक्ष्य है किसी प्रकार के जो मामले से जुड़े हुए हैं उनको पेश करने के लिए न्यायालय समन भी निकाल सकता है इसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग। तो ये भी प्रकटीकरण के अंतर्गत ही आता है कि किसी व्यक्ति है उसको हाजिर होने के लिए या साक्ष्य पेश करने के लिए समन भेजा जा सकता है, समन निकालने का आदेश दे सकता है। इसी तरह से तीसरी चीज़ है कि किसी तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने का आदेश दे सकता है कि ये किसी तथ्य को जो मामले से जुड़ा हुआ है उसको आप साबित करें, किसके द्वारा? शपथ पत्र के द्वारा। तो ये शपथ पत्र के द्वारा साबित किए जाने का आदेश दे सकता है कि आप इसको शपथ पत्र द्वारा जो है साबित कर सकते हैं। तो ये आदेश इस प्रकार के न्यायालय दे सकता है। तो इस तरह से हमने समझा सेक्शन 30 जो न्यायालय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर शर्तों और परिसीमाओं का अधीन रहते हुए ये आदेश सकता है किसी पक्षकार को कि वह जो है कोई दस्तावेज जो उनके पास हैं जो मामले से जुड़े हुए हैं या कोई फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं या साक्ष्य हैं, तो उनको परीक्षण निरीक्षण के लिए उनको पेश करें या परिबद्ध करवाने के लिए न्यायालय युक्त समझते हुए आदेश दे सकता है। उसी तरह से न्यायालय जो है ऐसे व्यक्ति के नाम भी हाजिरी या साक्ष्य पेश करने के लिए समन जारी कर सकता है जो मामले से जुड़े हुए हैं और उनको पेश किया जाना या हाजिर होना आवश्यक है। उसी तरह से आगे ऐसे तथ्यों को साबित करने के लिए जिनको शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए, मतलब ऐसे फैक्ट्स जिनको शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए जो मामले से जुड़े हुए हैं, तो उसको शपथ पत्र द्वारा साबित करने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है कि आप इन फैक्ट्स को शपथ पत्र के माध्यम से साबित करें, जिससे बाद में किसी प्रकार के न्याय की जो कार्रवाई है उसमें कोई भ्रामक स्थिति पैदा ना हो। तो फैक्ट्स है उनको शपथ पत्र के द्वारा साबित किए जाने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है। तो ये सेक्शन 30 है, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ चीज़ों को जाना कि न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाता है प्रकटीकरण के अकॉर्डिंग, कि प्रकटीकरण किन किन चीज़ों के द्वारा या किन किन चीज़ों को पेश करने के लिए होता है, किस प्रकार से प्रकटीकरण की कार्रवाई की जाती है न्यायालय द्वारा सेक्शन 30 में। अब हम आगे पढ़ते हैं ऑर्डर 11 रूल 1। ऑर्डर 11 रूल 1 सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डर 11 रूल 1 क्या है। तो ऑर्डर 11 रूल 1 के अकॉर्डिंग किसी वाद में वादी या प्रतिवादी विरोधी पक्षकार की परीक्षा करने के लिए लिखित परिप्रश्न न्यायालय की इजाज़त से परिदृत कर सकता है। अब यहाँ कंडीशन आ गई है, कोई वाद है उसमें वादी, किसी वाद में वादी या प्रतिवादी, यानी किसी वाद में वादी या प्रतिवादी विरोधी पक्षकार जो है उसकी परीक्षा करने के लिए, यानी किसी वाद में वादी या प्रतिवादी किसी विरोधी पक्षकार है उसकी परीक्षा करने के लिए लिखित परिप्रश्न न्यायालय की इजाज़त से परिदृत कर सकता है। अब यहाँ पर बात की गई है लिखित परिप्रश्नों की, यानी किसकी बात की गई? लिखित परिप्रश्नों की, कि जो किसी वाद है उसकी कार्रवाई में वादी भी चाहे या प्रतिवादी किसी पक्षकार है उसकी परीक्षा करने के लिए जो लिखित परिप्रश्न है वह न्यायालय की इजाज़त से दे सकता है, यानी लिखित प्रश्नों का परिधान कर सकता है। तो इस तरह से ये ऑर्डर 11 रूल 1 है, इसके अकॉर्डिंग बात की गई कि वाद में वादी या प्रतिवादी किसी पक्षकार है उसकी परीक्षा करने के लिए लिखित जो प्रश्न है वह न्यायालय की इजाज़त से दे सकता है। तो इस तरह से ये लिखित प्रश्नों के दिए जाने के बारे में उपबंध करता है ऑर्डर 11 रूल 1। अब ऑर्डर 11 रूल 2। ऑर्डर 11 रूल 2 के अनुसार परिप्रश्नों के परिधान के लिए अनुमति हेतु आवेदन पर वे विशिष्ट प्रश्न जिनका परिधान किए जाने की स्थापना है न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे और न्यायालय कथित आवेदन दाखिल किए जाने से 7 दिन के भीतर इनका विनिश्चय करेगा। अब यहाँ विनिश्चय हो गया कि जो लिखित परिप्रश्न दिए गए थे वादी या प्रतिवादी द्वारा पक्षकार की परीक्षा के लिए, तो उनका विनिश्चय 7 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा किया जाएगा ऑर्डर 11 रूल 2 के अकॉर्डिंग। यानी जो परिप्रश्न परिधान के लिए जो अनुमति मांगी गई थी और आवेदन किया गया था, तो विशिष्ट प्रश्न जिनका परिधान न्यायालय के समक्ष किया गया था, न्यायालय जो है उन आवेदनों को दाखिल किए जाने के बाद 7 दिन के भीतर उन परिप्रश्नों का विनिश्चय करेगा। तो जो लिखित परिप्रश्न वादी या प्रतिवादी द्वारा रखे गए थे उनका विनिश्चय 7 दिन के भीतर जो है न्यायालय करेगा। ये ऑर्डर 11 जो है रूल 2 में प्रोविजन किया गया है। अब आता है ऑर्डर 11 रूल 6।
ऑर्डर 11 रूल 6 बोलता है कि इसके अनुसार किसी भी परिप्रश्न का उत्तर देने के संबंध में आपत्ति शपथ पत्र में इस आधार पर किया जा सकता है कि परिप्रश्न कलात्मक या विसंगत है, यह असद्भाव पूर्वक प्रदर्शित किया गया है, यह पूछताछ किया गया विषय पर्याप्त रूप से आतात्विक है, उसे विशेषाधिकार है या अन्य आधारों पर ऐसा किया जा सकता है। अब यहाँ ऑर्डर 11 रूल 6 जो है CPC का, ये बोलता है कि परिप्रश्नों के उत्तर पर के संबंध में आपत्ति की बात की गई है, यानी जो परिप्रश्न दिए गए हैं वादी या प्रतिवादियों द्वारा, तो उन परिप्रश्नों के उत्तर के देने के संबंध में जो आपत्ति है शपथ पत्र के माध्यम से, यानी जो शपथ पत्र है उसके आधार पर की जा सकती है। यानी आपत्ति आप कर सकते हैं उन परिप्रश्नों पर जो दिए गए हैं, तो उन पर आपत्ति आप शपथ पत्र के आधार पर कर सकते हैं कि वह परिप्रश्न कलात्मक है, कलंकात्मक है, यानी वह कलात्मक प्रकृति के हैं या विसंगत प्रकृति के हैं, या जो है असद्भाव पूर्वक प्रदर्शित किया गया है, यानी उसको असद्भाव पूर्वक क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, या पूछताछ किया गया विषय पर्याप्त रूप से आतात्विक, यानी जो पूछताछ में विषय प्राप्त हुआ है वह क्या है, पूर्ण रूप से आतात्विक है। तो ये कंडीशंस होगी कि जो आपत्ति आप की जा सकती है ऑर्डर 11 रूल 6 के अकॉर्डिंग, कि आपत्ति आप शपथ पत्र के माध्यम से करते हैं, जो प्रश्न परिदत्त किए गए हैं उन पर आपत्ति उठाई जा सकती है कि ऐसे प्रश्न कलंकात्मक प्रकृति के हैं, विसंगत प्रकृति के हैं, असद्भाव पूर्वक हैं और पूछताछ में पूर्ण रूप से आतात्विक प्रकृति के दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ऑर्डर 11 रूल 6 के अकॉर्डिंग आपत्ति की जा सकती है जो प्रश्नों का परिधान किया गया है शपथ पत्र के आधार पर। तो इस तरह से ये कंडीशन है ऑर्डर 11 रूल 6 में। ऑर्डर 11 रूल 7, ऑर्डर 11 रूल 7 के अनुसार परिप्रश्नों को अपास्त करने के लिए परिप्रश्नों की तामील के 7 दिन के भीतर आवेदन किया जा सकता है। अब जो आपत्ति उठाई गई है कि परिप्रश्न कलात्मक प्रकृति के हैं, विसंगत प्रकृति के हैं, तो इनको अपास्त करने के लिए जो परिप्रश्न दिए गए हैं इनको अपास्त करने के लिए परिप्रश्नों की तामील के 7 दिन के भीतर आवेदन किया जा सकता है। अब यहाँ पर अपास्त करना है हमें और 7 दिन के भीतर हम इन परिप्रश्नों को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं कि इन प्रश्नों को अपास्त किया जाए 7 दिन के भीतर। तो ये 7 दिन के भीतर टाइम पीरियड होता है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं प्रश्नों की तामील के 7 दिन के भीतर। तो ऑर्डर 11 रूल 7 याद रखें, 7 दिन के भीतर आप परिप्रश्नों को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कलात्मक प्रकृति के हैं या विसंगत प्रकृति के हैं, सद्भावपूर्वक हैं। तो इस कंडीशन में परिप्रश्नों को अपास्त करने के लिए आप जो है 7 दिन के भीतर जो है ऐसे प्रश्नों की जब तामील की जाती है तो उसके 7 दिन के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं न्यायालय में। ऑर्डर 11 रूल 8, ऑर्डर 11 रूल 8 जो है इसके अंदर परिप्रश्नों का उत्तर शपथ पत्र द्वारा दिया जाएगा। यानी अब यहाँ पर जो परिप्रश्न है इनके उत्तर की बात की गई कि परिप्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया जाएगा। तो परिप्रश्नों का जो उत्तर है शपथ पत्र के माध्यम से दिया जाता है। परिप्रश्नों का उत्तर किसके माध्यम से दिया जाता है, शपथ पत्र के माध्यम से दिया जाता है, जो 10 दिन के भीतर या न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर फाइल किया जाता है। यानी 10 डेज वाली बात की गई है इसमें, या तो 10 दिन के भीतर या जो न्यायालय ने कोई समय अनुज्ञात किया है तो उस समय के भीतर। तो ऐसी कंडीशन में है कि ऑर्डर 11 रूल 8 परिप्रश्नों का जो उत्तर है शपथ पत्र के माध्यम से दिया जाता है, या तो 10 दिन के भीतर या जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर के बारे में बात की गई है कि उत्तर कब दिया जाएगा, 10 दिन याद रखें ऑर्डर 11 रूल 8 में। ऑर्डर 11 रूल 8 के बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डर 11 रूल 12। ऑर्डर 11 रूल 12 क्या है? ऑर्डर 11 रूल 12 के अनुसार दस्तावेजों द्वारा प्रकटीकरण से संबंधित है। यानी अब ये आ गया है दस्तावेजों के प्रकटीकरण से संबंधित, दस्तावेजों के प्रकटीकरण, यानी ऑर्डर 11 जो है रूल 12 है दस्तावेजों का प्रकटीकरण उससे संबंधित है। इसके अनुसार कोई भी पक्षकार शपथ पत्र फाइल किए बिना न्यायालय को ऐसे आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा जो कि वाद के अन्य पक्षकार को निर्देश करता है कि वह उसमें प्रसंगित किसी बात से संबंधित दस्तावेज जो उसके कब्जे या शक्ति के अधीन है शपथ पत्र द्वारा प्रकटित है। अब यहाँ पर
जो दस्तावेज है उनको पेश करने के लिए, यानी किसी व्यक्ति के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो किसी मामले से जुड़े हैं या अन्य पक्षकार के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो प्रसंगत किसी बात से संबंधित हैं और उसके वो कब्जे या शक्ति के अधीन है, तो जो पक्षकार है वह शपथ पत्र फाइल किए बिना न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि उसके कब्जे से उन दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करे। तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर का रूल है, ऑर्डर 11 का रूल 12 है कि दस्तावेजों का प्रकटीकरण से संबंधित प्रोविजन करता है, जिसके अंतर्गत जो पक्षकार है शपथ पत्र फाइल किए बिना न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में कोई ऐसे दस्तावेज हैं या उसके शक्ति के अधीन है जो वाद में जो प्रसंगत है विषय उनसे किसी बात से संबंधित है, यानी वाद में जो किसी प्रसंगत कोई बात है, प्रसंगत विषय है, उससे संबंधित है, उनको पेश किया जाना आवश्यक है, तो उनको प्रकट किया जाए। तो ये अन्य व्यक्ति से जो है दस्तावेजों को निकलवाने की बात करता है कि ऑर्डर 11 रूल 12 में पावर देता है पक्षकार को कि हमें हमारे जो हमारा मैटर है उसमें ऐसे प्रसंगत विषय हैं जिनमें से जुड़े हुए दस्तावेज उस व्यक्ति के कब्जे में है, उसकी शक्ति के अधीन है, उससे निकलवाया जाए। तो ऑर्डर 11 रूल 12 में ये बात करता है। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर 11 का रूल 15 से 18 तक। ऑर्डर 11 रूल 15 से 18 यानी नियम 15 से 18 दस्तावेजों के निरीक्षण। अब हम आ गए हैं दस्तावेजों के निरीक्षण के बारे में कि दस्तावेजों का निरीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा। दस्तावेजों का निरीक्षण ऑर्डर 15 से रूल 18 में बताया गया है। सीपीसी में याद रखें दस्तावेजों के निरीक्षण के बारे में प्रोविजन ऑर्डर 11 रूल 15 से 18 में। इसके अनुसार वाद का कोई भी पक्षकार विवादक विरचित किए जाने के दिन या उससे पूर्व किसी अन्य पक्षकार को दस्तावेज अपने या अपने प्लीडर के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए सूचना दे सकता है। अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाद का कोई भी अगर पक्षकार है वह विवादक जो विरचित किए जाते हैं यानी विवादकों के विरचन के पहले यानी जब विवादकों की विरचना की जाती है उससे पूर्व जो है विरचित किए जाने के दिन या उससे पूर्व किसी भी अन्य पक्षकार जो है कोई अन्य पक्षकार है उसको दस्तावेज अपने या अपने प्लीडर को निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए सूचना दे सकता है कि आप जो है उन दस्तावेजें उनको अपने या अपने प्लीडर के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। तो इस तरह के निरीक्षण की बात की गई कि कोई विवादक है उनका विरचन किया जा रहा है तो उसी दिन या उससे पूर्व किसी अन्य पक्षकार को वह अपने या अपने प्लीडर्स को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए सूचना दे सकता है कि हम दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाएगा। तो यह ऑर्डर 15 रूल जो है 15 से 18 में दस्तावेजों के निरीक्षण से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं, जिसमें ऑर्डर 11 का जो रूल 15 है वो ये बात करता है कि वाद का कोई भी जो पक्षकार है विवादक जो है विरचित किए जाने के दिन या उससे पूर्व किसी अन्य पक्षकार को दस्तावेज अपने या अपने प्लीडर को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए सूचना दे सकता है। अब यह सूचना की बात की गई कि सूचना दी जाए कि जो प्लीडर है उसको निरीक्षण के लिए या अन्य पक्षकार को दस्तावेज है उसके निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए सूचना दें। तो इस तरह से ऑर्डर 15 का रूल जो ऑर्डर 11 का रूल 15 है यह बात करता है। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर 11 का रूल 17। ऑर्डर 11 का रूल 17 के अनुसार जिस पक्षकार को ऐसी सूचना दी गई है कि उसके द्वारा सूचना प्राप्ति के 10 दिन के अंदर दस्तावेजों का निरीक्षण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसका निरीक्षण 30 दिन के अंदर किया जाएगा। अब जो आवेदन किया गया था पक्षकार को दस्तावेज या उसके प्लीडर को निरीक्षण के लिए कि आप निरीक्षण उन दस्तावेजों का करें उनका सूचना दी गई थी। तो ऑर्डर 11 रूल 17 के अकॉर्डिंग जिस पक्षकार को ऐसी सूचना दी गई है यानी जिस पक्षकार को दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए सूचना दी गई है उसके द्वारा सूचना प्राप्ति के 10 दिन के अंदर यानी 10 दिन के अंदर निरीक्षण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यानी उसके द्वारा उस पक्षकार द्वारा उन दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए 10 दिन के भीतर सूचना जिस दिन उसे प्राप्त हुई उसके 10 दिन के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा और इसका निरीक्षण 30 दिन के अंदर किया जाएगा। 10 दिन में तो उस पक्षकार को
10 दिनों के भीतर उन डॉक्यूमेंट्स को निरीक्षण के लिए पेश करना होगा और उनका निरीक्षण जो है 30 दिन के भीतर कर लिया जाएगा। तो ये प्रोविज़न है ऑर्डर 11 रूल 17 के अकॉर्डिंग कि निरीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा दस्तावेजों का, 10 दिन के भीतर उसे पेश करना होगा और 30 दिन के भीतर उसे न्यायालय को निरीक्षण कंप्लीट करना होगा। अब आते हैं ऑर्डर 11 रूल 21। ऑर्डर 11 रूल 21 के अकॉर्डिंग यदि कोई पक्षकार परिप्रश्नों का उत्तर देने या दस्तावेजों के प्रकटीकरण या निरीक्षण के किसी आदेश का अनुपालन नहीं करता। अब जो पक्षकार है परिप्रश्नों का उत्तर देने या दस्तावेजों के प्रकटीकरण या निरीक्षण के जो आदेश दिया गया था उसका अनुपालन नहीं करता है, यानी अनुपालन करने से वो मना कर रहा है, अनुपालन नहीं कर रहा है दस्तावेजों के निरीक्षण परीक्षण के लिए जो उसको आदेश दिया गया था, तो वहाँ यदि वह वादी है तो उसका वाद खारिज कर दिया जाएगा। अगर वादी है तो वाद खारिज कर दिया जाएगा। और यदि प्रतिवादी है तो उसकी अनुस्थिति में उसकी प्रतिरक्षा को, अगर मान लीजिए प्रतिवादी है तो उसकी प्रतिरक्षा को काट लिया जाएगा। जो भी वो वाद में प्रतिरक्षा चाह रहा है उसको न्यायालय द्वारा काट लिया जाएगा। तो ये कंडीशन है, अगर वादी है जिसने अनुपालन में दस्तावेजों को प्रकटीकरण निरीक्षण के लिए पेश नहीं किया है तो या तो उसका, अगर वादी है कंडीशन में तो उसके वाद को खारिज कर दिया जाएगा, और प्रतिवादी है तो उसकी प्रतिरक्षा को काट दिया जाएगा। तो ये ऑर्डर 11 रूल 21 जो है बताता है कि दस्तावेजों के प्रकटीकरण निरीक्षण के लिए जो आदेश दिया गया था उसका अनुपालन करने से इनकार करने पर क्या परिणाम होंगे। तो ये याद रखें। अब हम आते हैं सेक्शन 32। सेक्शन 31 हमने पढ़ लिया, उसके ऑर्डर 11 के जो रूल्स हैं इंपॉर्टेंट उनको हमने पढ़ लिया। अब सेक्शन 32 क्या बात करता है। सेक्शन 32 के अनुसार न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम सेक्शन 30 जो है उसमें समन निकाला गया था, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके नाम सेक्शन 30 में समन निकाला गया था, तो हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा। अब यहाँ पर विवश कर रहा है न्यायालय उसको हाजिर होने के लिए कि आप न्यायालय में हाजिर हो, और उस प्रयोजन के लिए पहली कंडीशन उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकता है कि अगर हाजिरी को सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायालय में वह अगर हाजिर नहीं होता है तो उसके विरुद्ध वारंट निकाल सकता है। उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है, क्या विक्रय भी कर सकता है। इसके अलावा उस पर 5,000 रुपये से अनधिक का जुर्माना लगा सकता है, यानी 5,000 का जुर्माना उस पर लगा सकता है। इसी तरह से चौथी कंडीशन उस आदेश दे सकेगा कि वह अपनी संपत्ति के लिए प्रतिभूति दे, यानी प्रतिभूति की मांग भी न्यायालय द्वारा की जा सकती है कि वो प्रतिभूति दे, और व्यतिक्रम करता है तो उसे सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है। तो ये कंडीशंस अपनाई जा सकती है न्यायालय द्वारा सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग, यानी इसमें विवश किया गया है अगर समन जिसके नाम निकाला गया था उसको पेश करने के लिए व्यक्ति को जिसके नाम द्वारा 30 के दिन जो है समन निकाला गया था, अगर वह हाजिर होने के लिए हाजिर नहीं होता है तो हाजिर होने के लिए अब विवश करने की शक्ति है न्यायालय की कि जो उसके विरुद्ध वारंट निकाला जा सकता है गिरफ्तारी का, उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, उसकी संपत्ति से विक्रय किया जा सकता है, 5,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है, उससे प्रतिभूति की मांग की जा सकती है व्यतिक्रम के कारण। उसे अगर व्यतिक्रम किया जाता है प्रतिभूति में भी, अगर प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करता है तो उसे सिविल कारागार में सपुर्द किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सेक्शन 32 प्रोविज़न करता है न्यायालय की कि एक्शन लेता है न्यायालय कि अगर जो है व्यक्ति जो न्यायालय में हाजिर नहीं होता है सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग जो समन निकाला गया है तो उसकी कंडीशन में न्यायालय उसे अब ये जो है प्रोविज़न लागू करेगा, उसे उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट है, संपत्ति को विक्रय कर सकता है, 5,000 रुपये से अनधिक का जुर्माना लगा सकता है, या उसकी उपस्थिति के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है, और प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होता है तो उसे कारागार में जो है सपुर्द कर सकता है। तो ये सेक्शन 32 प्रोविज़न करता है सीपीसी का। तो फ्रेंड्स हमने प्रकटीकरण और निरीक्षण ऑर्डर 11 सेक्शन 30 और ऑर्डर 11 के रूल्स जो है इंपॉर्टेंट और सेक्शन 32 इसको पढ़ा समझा। तो इसी तरह से हम आगे वाली क्लासेज में नेक्स्ट नया सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।